नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। मैं हूं अनिल कुमार। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ जो कि आगामी परीक्षाएं हैं जो कि आने वाली हैं, उनके लिए करंट अफेयर का वादा किया था कि हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। और करंट अफेयर में आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छी जो बुक है वो है घटना चक्र। इसको निकालता है ई दृष्टि, फिर आई दृष्टि के नाम से इसको जाना जाता है। आप देख सकते हैं। तो जो 17वां बीपीएससी है, आप देख सकते हैं प्रिपरेशन यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, ठीक है। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि सितंबर 2023 से लेकर और 2024 तक की घटनाएं इसमें सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम सिलेबस इसका जो पार्ट है उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। तो पहले में क्या है, एक पूरी की पूरी जो मैगज़ीन है, इसके जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका बिंदुवार प्रस्तुतिकरण दिया गया है, इसको नाम दिया गया है सूक्ष्म दृष्टि। तो आज हम सूक्ष्म दृष्टि को भी बांट दिया गया है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विभिन्न बिंदुओं पर बांध दिया है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुसार प्रस्तुतिकरण। ये आज हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। और इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं, राष्ट्रीय घटनाएं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं बिंदुसार यानी कि बिंदुवार प्रस्तुतिकरण, उनका देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय, यहाँ पर देखेंगे भाई राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या चीज़ें आए हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। मेरा मानना ये है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, चाहे वो आरएएस के लिए कर रहा हो, यूपी पीसीएस के लिए कर रहा हो, या आपका बिहार पीसीएस के लिए कर रहा हो, अभी इस बुक के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सारी ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो मेरे हिसाब से उन पॉइंट्स को, जिनको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँ, तो उन पॉइंट्स को आप अलग से डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और कॉपी पेन रखोगे तो जब उन पॉइंट्स को केवल और केवल आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, केवल पॉइंट्स की ही बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई हवाई अड्डा, तो उस हवाई अड्डे का नाम, बस कहाँ पर, इतना, या कोई भी चीज़ हुआ है तो बस एकदम पॉइंट वाइज आपको क्या करना है, लिखते जाना है। जो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए, क्योंकि उससे क्या होगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम इसमें से निकाल लेंगे पूरी मैगजीन में से, और उसको रिवीजन करने में 8 से 10 पेज में वो आ जाएगा, और उसको रिवीजन करने में आपको बड़ा आसान होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण की मंजूरी प्रदान की है, यानी सितंबर में। तो प्यारे दोस्तों, वो है पुणे हवाई अड्डे। पुणे हवाई अड्डे का नामकरण कर रहे हैं, यानी कि दूसरा इसका नाम बदल रहे हैं। तो पुणे हवाई अड्डे का जो नाम है, अब नया नाम क्या होगा, तो आप देख सकते हैं जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आप आईएमपी कर सकते हो। यानी कि हवाई अड्डे, जो पुणे हवाई अड्डे था, उसका नाम अब क्या हो गया है, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। आपको शॉर्ट में क्या लिखना है, पुणे हवाई अड्डे, और उसके आगे लिख लेना नाम तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये शॉर्ट में हो गया, ठीक है। इस प्रकार आगे चलते हैं। 6वां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसको आप बोल सकते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान पर प्राप्तकर्ता यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी कि जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें सबसे ऊपर किसका स्थान रहा है, अच्छी स्थिति में कौन है। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं केरल। तो केरल में आप देख सकते हैं कि एजुकेशन स्तर काफ़ी अच्छा है, और भी वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर
खाद्य सुरक्षा के मामले में, फूड सिक्योरिटी के मामले में पहले नंबर पर आपका केरला है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे पर गुजरात है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कम से कम 3 तो याद रखना ही चाहिए। जैसे केरल के बाद कौन सा है, कई बार क्या करता है कि वो दूसरे पे पूछ लेता है या फिर क्रोनोलॉजी आजकल देने लगा है। तो आपको केरल के बाद तमिलनाडु और फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हैं, KTJ, ठीक है, KTJ, केरल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको थोड़ा सा याद होने में आसान हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे केंद्र सरकार ने, अगला पॉइंट है, किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को यानी कि फिर से बदल दिया, पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसकी राजधानी का पुनर्नामकरण करने को मंजूरी देती है। आगे चलते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है। तो ये क्या है, पोर्ट ब्लेयर नाम है अभी, और पोर्ट ब्लेयर का अब नाम, नया नाम क्या है, तो श्री विजयपुरम। ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए है कि अंडमान निकोबार का जो राजधानी था पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम क्या है। यानी कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी तो है, लेकिन उसका जो नामकरण कर दिया गया वो नया नामकरण कर दिया गया, इसी वजह से राजधानी का नाम भी नया हो गया। पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, अब उसका नाम क्या हो गया है, तो श्री विजयपुरम। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला पॉइंट है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देख लेंगे, देखते चलेंगे हम सभी को। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो प्यारे दोस्तों, सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन है उपराष्ट्रपति ने किया, जगदीप धनखड़ ने किया है। उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये गोरखपुर में हुआ है। इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सैनिक स्कूल खोला गया है। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेषकर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि गोरखपुर में नया अभी क्या खोला गया है, तो एक सैनिक स्कूल इस्टेब्लिश किया गया है, जगदीप धनखड़ द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। तो जल संचय जल भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी, ये क्या होता है कि जो वर्षा का जल है उसको संचय यानी कि उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है जनता की भागीदारी के माध्यम से। तो इसकी शुरुआत गुजरात में की है, सूरत से, ठीक है। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कोई पहले से प्रोग्राम चल रहा, उसका ही एक पार्ट के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है जल शक्ति अभियान कैच द रन, ठीक है। तो जल शक्ति अभियान की पहल के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो देख सकते हैं उदयगिर, लातूर जिला, महाराष्ट्र। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, उदयगिर लातूर जिला है महाराष्ट्र में। क्या किया गया है वहाँ पर, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन, ठीक है। उसके बाद है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपका विद्यालय है वाराणसी में। तो ये क्या है भाई, वैदिक, बस इतना याद रखना, वैदिक 3D संग्रहालय को कहाँ पर मंजूरी मिली है। वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जा रहा है, वैदिक चीज़ों को दिखाया जाएगा इस संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के अंदर, और ये वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज है यानी कि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर इसकी बात हुई है। उसके बाद देखेंगे अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा। ये जो अत्याधुनिक जो संग्रहालय है वो किसको समर्पित है, तो ये है भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य। इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी उस पर बात की गई है। उसके बाद है प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है, तो भारतीय थल सेना द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो आगे चलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके तहत
किसको सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं रक्षा पेंशन जो भोगी थे उनके लिए, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों के लिए सेवाएं प्रदान की जाएंगी, ये भी याद रखना है। उसके बाद है प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के क्रियान्वयन पर केंद्रित है, कौन सी ऐसी प्रणाली है जिससे ये जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ये जो प्रणाली का नाम भी याद रखना, उसका नाम है स्पर्श, यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है, डिजिटल पेंशन प्रणाली, इसका नाम याद रखना स्पर्श है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधी किस नीति को मंजूरी दी है, आप देख सकते हैं, और ये अगस्त 2024 में दी गई है, उत्तर प्रदेश मीडिया नीति 2024। तो इसके तहत आप देखेंगे कि यूट्यूबर को कुछ सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि डिजिटल मीडिया संबंधित जो नीति बनाई है वो उत्तर प्रदेश ने बनाई है। उसके बाद अगला देखेंगे, नेक्स्ट है बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, राजगीर। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि खेल, क्योंकि बिहार का तो ये पहला ही हुआ ना, तो बिहार खेल विश्वविद्यालय या फिर आप देख सकते हैं राज्य खेल अकादमी की शुरुआत बिहार में कहाँ पर हुई है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे दोस्तों, जो बीपीएससी का आ रहा है, बीपीएससी हो सकता है उस बीपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है राजगीर, जो कि यानी कहाँ पर है, नालंदा, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद है केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लद्दाख में कितने जिले और उन जिलों के नाम भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 5 जिले बनाने की बात की गई है और वो 5 जिलों के नाम भी आपको याद रखना है, इसको बार बार पढ़ लेना है। जास्कर, ठीक है, द्रास, उसके बाद है साम, ठीक है, नुब्रा और चांगथांग, ठीक है, ये 5 जिले हैं जिनके नाम आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए समझौता किया है, तो नेपाली अकादमी और BHU ने ये समझौता किया है, ठीक है। उसके बाद है पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी, तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, यानी कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, कब, जून 2015 में, और उसकी जो सेकंड है अब, यानी कि 9 अगस्त थी इसकी डेट, आपको थोड़ा सा इसकी डेट भी याद रखना है, 9 अगस्त 1900, तो ये 9 अगस्त 2024 को इसको स्टार्ट किया गया है, इसका दूसरे फेज को, क्योंकि ये क्या है 2.0। उसके बाद है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब शुरू हुई थी, वही आपका 2015, मैंने अभी बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष देख सकते हैं रेखा शर्मा ने 1 मिनट, हाँ, किसका उद्घाटन किया, तो आप देख सकते हैं वो है डिजिटल शक्ति केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना। आजकल क्या हो रहा है, साइबर अपराध के नए नए तरीके आ रहे हैं, उनके प्रति महिलाओं को आप देखेंगे, महिलाओं के प्रति जो साइबर अपराध हो रहे हैं खिलाफ, ठीक है, लोगों को उनके प्रति जागरूक करना है, किसका, तो इसका मैं इस योजना को भी याद रखना है आपको, क्या है, तो ये है आपकी डिजिटल शक्ति केंद्र, किससे जुड़ा हुआ है, महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध हो रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें मैं देखो एक थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ को जोड़ना चाहूँगा, आपने सुना हो कि एक नया अभी टर्मिनोलॉजी आया है, नई एक चीज़ है जिसको बोलते हैं आप डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट कर आपने कई बार बहुत जगह देखा होगा, आखिर ये क्या है, तो प्यारे दोस्तों डिजिटल अरेस्ट में ये है कि आप रहेंगे घर पर ही और आपको कुछ अननोन जो लोग हैं, ठीक है, अपराधी जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद आपको ये बोलेंगे कि आपका कोई
कोरियर आया है, आपका कोई सामान है और ये किसी दूसरे देश से आया है, ठीक है, आप इसको, आपका ये सामान है, अब वो आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है ये मेरा ही हो। अब उसके बाद क्या होता है कि वो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में ये पुलिस से फ़ोन आया है, ठीक है, और आप उनके दबाव में आ जाते हो, तो वो जो चाहे फिर वो डिमांड करते हैं। जैसे मान लो वो बोल देंगे कि इसमें ड्रग था, जो आपका कोरियर आया है ये आपका इसमें ये साउथ अफ्रीका से आया, ये वहाँ से आया है, ये इस प्रकार के जो है आप देख सकते हैं ये केस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रकार से उसको फंसा लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, फिर पैसे की डिमांड की जाती है या और भी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खैर हम आगे चलते हैं। अगला देखेंगे, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये आपको याद रखना है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, यानी कि यहाँ पर भी इसके आपदा के बचाव हेतु भी क्या दिया जा रहा है, बीमा दिया जा रहा है, और इस प्रकार का क्या है, पहला राज्य बन गया है नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को क्रियान्वय सुचारू क्रियान्वय को सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो देखो फिर से आ गया, नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए कौन से 3 नए, यानी कि जो 4 नए ऐप कह सकते हैं स्टार्ट किए गए हैं। ये भी इन ऐपों के नाम भी याद रखना है आपको, ई साक्षर, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। याद रखना है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपका है ई साक्षर, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन। इसका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। उस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो देख सकते हैं ये एक्सप्रेसवे को आपको यहाँ याद रखना है, इसके बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर बात एक और ध्यान रखना है कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, और जिन राज्यों से होकर जाता है ये उनके लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ठीक है। कितना किलोमीटर का है? तो 519 किलोमीटर ये है, ठीक है। अभी इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं ये होकर गुजरता है, आपका सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब इसमें इसको रटने वाली कोई बात ही नहीं है भाई, आपका यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और ये सिलीगुड़ी आपका पड़ता है आप वेस्ट बंगाल में, तो आपका बिहार ही बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया और ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो 3 राज्यों से होकर ये गुजरेगा। कितने किलोमीटर है? मैंने आपको बता दिया है, 519 किलोमीटर लंबा है ये, याद रखना है, 3 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला देखेंगे, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो वो है पुग्गा घाटी, लद्दाख, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये क्या है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, पहली है, तो पहली है तो याद रखना है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। कोई भी चीज़ पहली की जा रही है विशेषकर भारत में, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद है केरला के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है, इसमें कौन सा दिया गया है, 13वां स्थान। और किसको दिया गया है ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है और इसको कितना दिया गया है, 13वां स्थान। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो पहले तो ध्यान से सुन लीजिए, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, तो ये कहाँ पर हुआ है, भोपाल में हुआ है।
याद एक बार देख कर जाना है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा ही। इसकी थीम एक बार देख लेना, अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, तो ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा देख लेना है, इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका दरबार हॉल था राष्ट्रपति भवन के अंदर, उसका नाम कर दिया गया है आपका गणतंत्र मंडप, और जो आपका अशोक हॉल था उसका नाम कर दिया गया अशोक मंडप। तो याद रखना है, दरबार हॉल, गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप ही क्यों किया गया, क्योंकि अ, राष्ट्रपति क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था राज्य का प्रमुख क्या होता है, और भारत एक गणतंत्र है, भारत में हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो क्या होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, इनडायरेक्टली रूप से, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो राज्य का प्रमुख है वो क्या होता है, वंशानुगत नहीं होता है। खैर, आगे चलते हैं। उसके बाद आप अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, महत्वपूर्ण है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 500वां है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत आइजोल में की गई है, और आइजोल कहाँ पर है, मिजोरम, तो ये याद रखना है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप, सिकुन ला सुरंग, ठीक है। सिकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। और इस सुरंग की देखेंगे वो कितने फीट ऊंची है, तो आप देख सकते हैं 15,800 फीट ऊंची है। और अगर सुरंग की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं 4.1 किलोमीटर है। निर्माण पूरा होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग यही होगी, ठीक है। सिकुन ला सुरंग कहाँ पर है, लद्दाख में। तो इसीलिए ये जो सुरंग से संबंधित आपको 3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, कि ये सबसे ऊंची है, इसकी हाइट भी पूछ सकता है, तो कितनी है, 15,800 फीट, ठीक है। अगर लंबाई पूछे 4.1 किलोमीटर, कहाँ पर है, लद्दाख में है, नाम मैं बता चुका हूँ। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देख सकते हैं यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत की है। तो आप देख सकते हैं उसका नाम क्या है, बस इतना याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान शुरू किया है, उसका नाम है मित्र वन, ठीक है, मित्र वन याद रखना है आपको। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत का पहला चैडविक हाउस, यानी कि नेविगेशन ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय इसको बोला गया है, तो ये कहाँ पर है भाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश। एक बार देख जाना है, चैडविक हाउस का नाम, ठीक है, शिमला, HP, याद रखना है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं और स्वतंत्र सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, उसका नाम रखा गया है प्रेरणा स्थल, ध्यान रखेंगे आप, प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा, अगला देखेंगे, डाकघर अधिनियम 2023, तो ये डाकघर अधिनियम याद रखना है भाई। अधिनियम का मतलब है कि पहले संसद के दोनों सदनों ने उसको, कोई बिल था किसी मंत्री द्वारा या हो सकता है कि प्राइवेट मेंबर द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया हो, उसके बाद उसको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया हो, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन हुए हो, तो अब क्या आ गया है, डाकघर अधिनियम 2023, ठीक है। प्रावधानों को कब लागू कर दिया गया, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये एक अधिनियम है, कानून बन चुका है, तो इसको 18 जून 2024 को लागू किया गया है, याद रखना है आपको ये। और वैसे भी ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, तो महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी दे दी है। यानी कि जो अभी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद है, ठीक है, उसका पुनर्नामकरण कर दिया गया है। क्या नाम है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो देख सकते हैं, गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, ठीक है, ये आपको एक बार थोड़ा सा देख लेना, उत्तर प्रदेश विशेष के लिए महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा IMP है। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो आप देखेंगे 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर दोस्तों कौन बनाया गया है, तो ये याद रखेंगे कौन बनाया गया था, भर्तृहरि मेहताब। अब ये प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, मेरे प्यारे दोस्तों, जब नई लोकसभा का गठन होता है, जैसे कि 2019 में लोकसभा बनी थी, 17वीं लोकसभा, और 2000 आप देख सकते हैं 24 में जो बनी है, प्रत्येक 5 साल बाद इसका गठन होता है। तो आपका इस बार जो है वो 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा
हाँ, तो क्या होता है कि जो भी आपके मेंबर होते हैं उनको क्या करता है, जो भी नए मेंबर चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाता है। तो ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, इसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर किसको चुना जाता है, जो वहाँ पर सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। अब वो सीनियर मोस्ट जो है दोस्तों, वो एज के हिसाब से सीनियर मोस्ट नहीं होता है, वो ये मैटर करता है कि वो कितनी ज़्यादा बार इलेक्ट होकर गया है, कहाँ पर, संसद में, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है, भर्तृहरि मेहताब, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खैर आगे देखते हैं। उसके बाद है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम, ठीक है, तो लिखा हुआ है उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। तो ये आपको याद रखना है, उल्लास अगर आए, उल्लास के तहत जो साक्षरता पूर्णतः हासिल की है वो लद्दाख ने की है। उत्तर प्रदेश में अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है। अब ये यूपी पीसीएस या आरओ ए आर ओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि पर्यावरण सेफ्टी के लिए बायो प्लास्टिक पार्क, बस इतना याद रखना है आपको, बायो प्लास्टिक पार्क जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो यहाँ रखना है कुंभी गांव है, ठीक है, लखीमपुर खीरी, जो कि आपका नेपाल से ये इलाका जो है ये लगा हुआ है राज्य, तो ये आपको याद रखना है। ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। मुझे लगता है ये वाला आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय में। उसके बाद देखेंगे आपका विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है, ओम आकार का, ठीक है, जो ओम के आकार का मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये आपको, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है और याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों देख सकते हैं पाली है, पाली कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, यहाँ पर बनाया जा रहा है। 2024 में आप देख सकते हैं किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये वायकोम सत्याग्रह था। और ये वायकोम सत्याग्रह था, ये किससे रिलेटेड था, ये जो निम्न जाति के लोग थे उनका मंदिर में प्रवेश से संबंधित था, तो आपको थोड़ा सा ही याद रखना है। साउथ में ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, क्योंकि 18वीं लोकसभा है तो 18वीं लोकसभा से क्वेश्चन आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो 18वीं लोकसभा में देखेंगे भाई, इस बार कितने सीटों पर हुआ था, 543 सीटों पर चुनाव हुआ था लोकसभा की, और उनमें से कितनी सीटों पर महिलाएं चुनी गई थी और वो कितने परसेंट थी, तो याद रखना है, ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। 543 सदस्यों में से आप देख सकते हैं 74 महिलाएं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुनी गई हैं, और ये 13.63% बैठता है। तो याद रखना है, अभी भी महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ही कम है, हालांकि ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगला देखेंगे, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, मैंने बताया था। उसके बाद देखेंगे बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना ये की आधारशिला कहाँ पर रखी है, बस इतना याद रखना कि बरेठी, अब इसके देखो यहाँ पर दे रखा है कि कितने मेगावाट है, याद नहीं रह पाएगा, हर चीज़ को आप याद नहीं कर सकते हैं, एक अंदाज़ा बस पता होना चाहिए। तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखेंगे भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री, क्योंकि ये गीगा फैक्ट्री, तो याद रखना है ये कहाँ पर है, तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। त्रिनेत्र क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये किसने किया है लॉन्च, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा किया गया है। उसके बाद देखेंगे भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है अदर एग्जाम्स में, ठीक है। तो पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो का जो प्रारंभ किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, कलकत्ता में किया गया है, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, ठीक है। जो आयुष्मान कार्ड योजना है इसके तहत फ्री इलाज किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि 5 करोड़ को दे चुका है, ऐसा कौन सा राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, रक्षा
प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहित देने के लिए किस योजना को स्टार्ट किया गया है? रक्षा प्रौद्योगिकी, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर मतलब इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं अदिति परियोजना, याद रखना है। ये अदिति परियोजना किससे रिलेटेड है? तो नवाचार को बढ़ावा देना है किसमें? डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पहले पूछा जा चुका है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये पहले भी आ चुका है, ये बिहार में बनाया जा रहा है, याद रखना है आपको, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है? तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को जो मंजूरी दी है वो आपका उत्तर प्रदेश ने दी है। उसके बाद अगला देखेंगे, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये मुंबई में हुआ है, एक बार देख जाना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बड़ा कोई सम्मेलन नहीं है, तो फिर भी एक बार देख जाना है। कई बार क्या होता है कि क्रोनोलॉजी में आ जाता है आजकल। खैर अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन? अब देखो ये फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो एम्स खोला गया है वो कहाँ पर? तो रायबरेली में नया एम्स की घोषणा कर दी गई है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? ये भी इम्पोर्टेंट है, वैदिक घड़ी है विक्रमादित्य, तो ये उज्जैन एमपी में की गई है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु। अब ये सुदर्शन सेतु, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि देश का ये सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, और ये कहाँ पर है, बस इतना याद रखना है, गुजरात में है ये। आप देखेंगे अगला, 9वां रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग प्रत्येक वर्ष दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है, बस इसका जो है इस बार का विषय याद रखना है चतुरंग। इसका जो है विषय है संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने बताया चतुरंग यानी संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। आगे देखेंगे भाई, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो ये है अपार। अपार को थोड़ा सा इसकी जो है कई बार क्या हो सकती है, इसका फुल फॉर्म पूछी जा सकती है अपार की। तो अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। किसने ये जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। क्या है ये? एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, ठीक है, याद रखना है इसको आप। उसके बाद है देश के पहले कौशल भारत केंद्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये है संबलपुर, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आप स्टेम, STEMM। स्टेम यानी कि एस क्या है? साइंस, अगला जो वर्ड है टी टेक्नोलॉजी, ई मतलब इंजीनियरिंग, आगे देखेंगे एम मतलब मैथ, और अगला जो है वो है मेडिकल यानी कि चिकित्सा। ये यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, इससे बना हुआ ये वर्ड है स्टेम। अब देख लेते हैं स्टेम क्या है। में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल का नाम है स्वाति। यानी कि आप विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, या प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कौन सा किया गया है? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, तो वो याद रखना है आपको, स्वाति। आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे तो आप देख सकते हैं लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे याद रखना है अजय मणिक राव, अजय मणिक नाम याद रखना है, बस ये इतना हो जाए, अजय मणिक राव याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री कालकी धाम मंदिर का निर्माण किया है। किस जिले में है? तो ये जिला भी जो है उत्तर प्रदेश का याद रखना है, संभल जिला है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे किसे असम का राज्य फल यानी कि स्टेट फ्रूट का दर्जा दिया गया है या घोषणा की गई है? तो यह है सिट्रस लेमन, ठीक है, काजी नींबू, याद रखना है। अब ये जो आप अगला जो देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है 75वें गणतंत्र
गणतंत्रता जो दिवस था उसका देखेंगे, दो दो विषय, यानी कि ये है ट्विन थीम्स क्या थी, दो विषय से संबंधित थीम थी, वो था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मर्तका। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसकी विषय भी याद रखना है और इससे संबंधित और भी जो तथ्य हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जीतने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, किस राज्य को दिया गया है, किस वो है आपकी उड़ीसा की झांकी को दिया गया है, याद रखना है। उड़ीसा की झांकी की थीम क्या थी, तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी रखना है कि भाई इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, कौन देश था। ठीक है, तो फ्रांस से आपको आप देखेंगे आगे इमैनुअल मैक्रोन थे, उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अगला, यहाँ पर देखेंगे राज्य स्टार्टअप रैंकिंग, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, स्टेट की यानी कि कौन किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप लगाए जा रहे हैं उसमें, यानी कि आप देख सकते हैं 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप लगाए गए हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करता बेस्ट परफॉर्मर कौन सा राज्य है, तो याद रखना है आपको गुजरात में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप लगाए गए हैं और आपके कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, बाकी आपको याद नहीं रखना। उसके बाद देखेंगे ए श्रेणी राज्यों में नेतृत्वकर्ता कौन है, इसको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया था A B C। ठीक है, तो इस प्रकार जो अगर हम श्रेणी में देखें तो नेतृत्वकर्ता के रूप में जो काम कर रहे थे वो 4 राज्य थे, 5 राज्य थे, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा, कैसे याद होगा ये आपको, आप स्टार्ट कर सकते हैं यूपी MP यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, आंध्र प्रदेश AP और असम। ठीक है, यूपी MP यूके AP और असम। ठीक है, तो 4 तो केवल और केवल इसको शॉर्ट में याद करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया, तो ये देख सकते हैं आप 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पर था, ये आपका 10वां संस्करण था इसका, गुजरात में ही होता है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस तरफ हैं, अभी हम देख लेते हैं। देख सकते हैं भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा, आई थिंक ये जो आप देख रहे हैं ये आपका स्टार्ट हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय, तो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय वाले पे अगले चैप्टर में देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज हमने राष्ट्रीय जो घटना इसमें जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो चीज़ें थी उनको हमने अच्छे से देखा है सारी को। ठीक है, इसमें मैंने लगभग आपको 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे लगभग जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और उनको मैंने लिखने के लिए भी बोला था और उन पे आप सभी पे क्या लगा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा हुआ है। तो इनको आप लिख लेंगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा, आसान होगा। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। ठीक है, एक बार हम बिंदुवार देख लेते हैं फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे सारी मैगज़ीन को। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।